हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग? सब बढ़िया। मैं कपिल गंगवार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स नॉलेज में। तो बेटा, आप सब लोग पहले से कहीं ना कहीं पढ़ ही रहे होंगे। ठीक, अपनी तैयारी को बेटा फिजिक्स में और बेहतर करने के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जब भी आप इस चैनल से जुड़ें और पढ़ें तो बेटा कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठें, जिससे जो भी यहाँ पर आपको पढ़ाया जाए उसे आप नोट करते जाएं और अच्छे से नोट्स बनाते जाएं। ठीक है, ताकि एग्जाम के समय आपको कोई समस्या ना हो। ठीक है, क्योंकि बेटा वीडियो में आप एक बार देखोगे, पढ़ोगे, उसे भूल जाओगे, तो उसको दोबारा रिकॉल करने के लिए आप अपने नोट्स बनाते रहें। ठीक, तो बेटा समय खराब ना करते हुए आइए शुरू करते हैं कक्षा 12 की फिजिक्स, क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स, यूनिट नंबर 1 है बेटा इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युत की। ठीक है, कौन सी बेटा? यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युत की, जिसका हमारा चैप्टर नंबर 1 है बेटा फिजिक्स का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। बात समझ में आ गई? ठीक, तो बेटा इस चैप्टर का हमारा पहला टॉपिक है वैद्युत आवेश। क्या है बेटा? जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम ही है, क्या? वैद्युत आवेश एंड क्षेत्र। ठीक है, तो इसका बेटा हमारा पहला टॉपिक है वैद्युत आवेश। ठीक, और इस चैप्टर का ये बेटा लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, आज से ही इसको हम बिल्कुल शुरू कर रहे हैं। ठीक, तो बेटा जिसका पहला टॉपिक है वैद्युत आवेश। अब समझते हैं बेटा कि वैद्युत आवेश क्या होता है, समझिए। ठीक, तो बेटा आपने कभी ना कभी अपने जीवन में देखा होगा, जैसे कुछ चीजों का आपने जैसे पेन देखा होगा अपना। ठीक है, पेन को आपने कभी कभार, जैसे पेन को हम बालों में रगड़ दें, ठीक है, और रगड़ने के बाद उन्हें क्या करें, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पे लगाएं इस तरीके से, तो जो पेन है वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है। क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है। ठीक, तो बेटा पेन को हमने बालों में क्या हुआ? रगड़ा, तो रगड़ने पे उसने कागज के छोटे टुकड़ों को क्या कर लिया? अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ठीक, तो बेटा उसमें ऐसा आखिर क्या हुआ कि रगड़ने से उसने कागज के छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ क्या कर लिया? आकर्षित कर लिया। ठीक, उसी को बेटा हम समझते हैं। सही है, तो बेटा जैसे हम क्या करते हैं, मतलब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं प्रकृति में जिन्हें हम क्या करते हैं? रगड़ते हैं। जिन्हें क्या करते हैं बेटा? रगड़ते हैं, तो वो दूसरी हल्की वस्तुओं को, कौन सी वस्तुओं को? दूसरी हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करने लगते हैं? आकर्षित करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं बेटा? आकर्षित। ठीक है, ऐसे पदार्थों को, ठीक, तो बेटा प्रकृति में कुछ पदार्थ इस प्रकार के पाए जाते हैं जिन्हें हम जैसे क्या करते हैं? रगड़ते हैं। जैसे कांच की बेटा अगर कोई छड़ है तो उसको किससे रगड़ते हैं? रेशम के कपड़े से। ठीक, और आबनूस की कोई छड़ है तो उसको रगड़ते हैं बिल्ली की खाल से। ठीक, तो बेटा वे पदार्थ, वे पदार्थ जिन्हें रगड़ने पर, वे पदार्थ जिन्हें रगड़ने पर दूसरी हल्की वस्तुओं को, कौन सी वस्तुओं को? हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जिन्हें रगड़ने पर, वे पदार्थ जिन्हें रगड़ने पर दूसरी हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं, वैद्युतमय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, देखो अभी हमने समझाया भी था एग्जाम्पल से, यानी वे पदार्थ जिन्हें क्या करने पर बेटा? रगड़ने पर, वे पदार्थ जिन्हें रगड़ने पर दूसरी कौन सी वस्तुओं को? हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं, वैद्युतमय पदार्थ कहलाते हैं। कौन से पदार्थ कहलाते हैं बेटा? वैद्युतमय पदार्थ। तथा रगड़ने की वजह से उनमें जो बेटा दूसरी हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का जो गुण उत्पन्न होता है, जो प्रॉपर्टी उत्पन्न होती है, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं बेटा क्या? वैद्युत आवेश। क्या कहते हैं बेटा? वैद्युत आवेश। ठीक, तो बेटा इसकी परिभाषा बहुत ही सिंपल है, समझिए। वे पदार्थ जिन्हें रगड़ने पर दूसरी हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं, वैद्युतमय पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वैद्युतमय पदार्थ कहलाते हैं। तथा इन पदार्थों के आकर्षित करने के इस गुण को, बेटा आकर्षित करने के इस गुण को क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश कहते हैं। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे बेटा? Q से। ठीक है, तो इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब बेटा समझिए ये कैसी राशि है? तो बेटा आवेश जो है वो एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश। ठीक है, तो ये एक अदिश राशि है। अब अदिश राशियां क्या होती हैं? तो बेटा आपने कक्षा 11 में सीखा होगा कि वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशियां होती हैं। और वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, कौन सी राशियां होती है? कौन सी राशियां?
सदिश राशियां और जो सदिश योग नियम का पालन करती है। ठीक, तो वो कौन सी राशियां होती है? सदिश राशियां। ठीक, तो बेटा आवेश को व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसमें केवल क्या होता है? परिमाण। तो इसलिए आवेश एक कैसी राशि है? अदिश राशि, यानी ये एक अदिश राशि है। ठीक है, अब बेटा आवेश को मेजर करने के लिए इसका कोई ना कोई मात्रक भी होगा। ठीक, तो इसका मात्रक क्या होता है बेटा वो समझिए। तो मात्रक बेटा इसके इसके 5 मात्रक है बेटा। कितने मात्रक है? 5। नंबर 1 क्या है? कूलाम। कूलाम कौन सी पद्धति में होता है बेटा? MKS पद्धति में। कौन सी पद्धति में? MKS। और दूसरा क्या है बेटा? फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन कौन सी पद्धति में होता है बेटा? CGS पद्धति में। कौन सी पद्धति में होता है? CGS पद्धति में। ठीक है, बेटा MKS और CGS का क्या अर्थ है यहाँ पे? इसको आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा। ठीक, MKS का क्या अर्थ होता है बेटा? इसका M का मतलब होता है यहाँ पर मीटर किलोग्राम सेकंड। M का अर्थ क्या है बेटा? मीटर किलोग्राम सेकंड। ठीक है, C का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ठीक है, यानी कि जब लंबाई को, किसको बेटा? लंबाई को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को फॉर किलोग्राम में मापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं, तो इस पद्धति को हम कहते हैं कौन सी? MKS पद्धति। ठीक है, और जब लंबाई को बेटा किस में मापते हैं? सेंटीमीटर में, और द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को सेकंड में, तो इस पद्धति को कहते हैं कौन सी? CGS पद्धति। ठीक है, ऐसे इसका बेटा कुछ, ये तो 2 मात्रक हो गए हमारे कौन से? MKS में और CGS में। कौन सा? कूलाम और फ्रैंकलिन। इसके कुछ अन्य मात्रक भी है, 3 मात्रक अन्य है बेटा। हाँ, एक मात्रक है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसको शॉर्ट में ESU कहते हैं। ठीक, और एक इसका मात्रक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं बेटा? EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, एक इसका मात्रक होता है बेटा क्या? एक इसका मात्रक होता है फैराडे। क्या होता है? फैराडे। ठीक है, तो इतना आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है, क्या होता है वैद्युत आवेश, उसकी परिभाषा, और कैसी राशि है, और क्या मात्रक है। ठीक है, तो इसको बेटा जरा नोट करिए, वीडियो को पॉज करें और इसको नोट करें। ठीक, तो बेटा नोट कर लिया होगा, इसको इरेज करते हैं। अब क्या देखेंगे बेटा इसमें? अब देखेंगे कि अगर हमें कूलाम को बेटा फ्रैंकलिन में चेंज करना हो। ठीक है, कूलाम को किस में? फ्रैंकलिन में। ठीक, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में चेंज करना हो, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में चेंज करना हो, या फिर फैराडे में, मतलब इनमें संबंध क्या होता है, क्या रिलेशन होता है इसमें, तो वो समझते हैं। ठीक है, तो याद रखना है इसमें क्या? एक कूलाम कितना बेटा? एक कूलम बराबर होता है बेटा किसके? एक कूलम बराबर होता है बेटा 3 गुणा 10 की पावर 9 फ्रैंकलिन। ठीक है, 3 गुणा 10 की पावर 9 फ्रैंकलिन या ESU। ठीक है, तो बेटा एक कूलम में 3 गुणा 10 की पावर 9 क्या होते हैं? फ्रैंकलिन, या फिर क्या होता है? ESU या फ्रैंकलिन, लगभग लगभग एक ही बात होती है। ठीक, इसके बाद एक EMU, एक EMU बराबर होता है बेटा कितना? 10 कूलम। कितना ध्यान रखेंगे? 10 कूलम। ठीक, एक फैराडे, एक फैराडे, फैराडे बराबर होता है बेटा लगभग 96,500 कूलम। ठीक है, फैराडे बराबर होता है लगभग 96,500 कूलम। ठीक, अब सुनिए बेटा, एक कूलम किसके बराबर होता है? 3 गुणा 10 की पावर 9 फ्रैंकलिन या ESU। ठीक है, एक EMU किसके बराबर होता है बेटा? 10 कूलम के। एक फैराडे किसके बराबर होता है? 96,500 कूलम के। अब ध्यान से समझना, यदि बेटा हमें कूलम को फ्रैंकलिन में चेंज करना हो, तो हमें इतनी संख्या से, जो संख्या दिखाई दे रही है कितनी? 3 गुणा 10 की पावर 9, इससे क्या करा देंगे बेटा? गुणा। ठीक है, और अगर हमें फ्रैंकलिन को चेंज कर किस में करना हो बेटा? फ्रैंकलिन को किस में चेंज करेंगे बताइए? यदि हमें फ्रैंकलिन को चेंज करना हो कूलम में, तो बेटा इसी संख्या से क्या करा देंगे? भाग करा देंगे। क्या कराएंगे? भाग। ठीक, और यदि बेटा हमें EMU को कूलम में चेंज करना हो तो 10 से गुणा, कूलम को EMU में तो 10 से भाग, फैराडे को कूलम में चेंज करना हो तो 96,500 कूलम से
गुणा, ठीक है। कूलाम को फेराडे में तो इतने से भाग, मतलब जब इधर से बेटा इधर बदलेंगे तो इसी क्वांटिटी से गुणा कराएंगे, और जब बेटा इधर से इधर बदलेंगे तो इसी क्वांटिटी से क्या कराएंगे, भाग कराएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो ये इनके बेटा कुछ रिलेशन थे। अब इनमें ये बताइए कि इनमें बेटा सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, ठीक, सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है। तो देखो बेटा, एक फेराडे बराबर कितना है, 96,500 कूलाम, और एक ईएमयू बराबर कितना है, 10 कूलाम। तो बेटा इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा होता है बेटा फेराडे, क्या होता है, फेराडे, ठीक है। और उससे छोटा बेटा ईएमयू, और ईएमयू से छोटा कूलाम, और कूलाम से छोटा फ्रैंकलिन या फिर ईएसयू, ठीक। तो बेटा कभी कभार इन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने को आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो बेटा इनको लगाते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे बड़ा कौन सा है, डिसेंडिंग में आपको पता है कि सबसे पहले कौन सा लिखते हैं, बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन सा है बेटा, फेराडे। फेराडे से छोटा बेटा कौन सा है, फेराडे से छोटा ईएमयू। ईएमयू से बेटा छोटा कौन सा है, कूलॉम, ठीक है। और कूलॉम से छोटा बेटा कौन सा है, फ्रैंकलिन। कौन सा है, फ्रैंकलिन, ठीक। बात समझ में आ गई। बताओ फेराडे से छोटा कौन, ईएमयू, ईएमयू से छोटा कौन, कूलाम, और कूलाम से छोटा कौन, फ्रैंकलिन, ठीक है। तो ये बेटा इन आवेशों के मात्रकों का कौन सा ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक। तो इसको याद रखेंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा बेटा, सही है, इसे नोट करिए। तो बेटा आपने इसे नोट कर लिया होगा। इसके बाद बेटा अब हम समझते हैं आवेशों के आवेशों के प्रकार, ठीक है। आवेशों के प्रकार, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। तो बेटा आवेश दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है बेटा पॉजिटिव चार्ज, और एक कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज, यानी कि एक धनावेश और एक ऋणावेश। अच्छा किसने बताई थी ये बात, तो बेटा ये बताया था किसने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। हाँ बिल्कुल सही, किसने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, जिनके नाम पर ही आवेश का मात्रक भी रखा गया है बेटा, क्या, फ्रैंकलिन, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, आवेशों के प्रकार। तो अमरीकी वैज्ञानिक, ठीक है, अमरीकी वैज्ञानिक बेंजामिन बेंजामिन फ्रैंकलिन, अमरीकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये बताया कि, अमरीकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। नंबर एक, धनावेश, धन आवेश, ठीक है। इसको बेटा इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। कौन सा कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज, ठीक। नंबर दो होता है बेटा ऋण आवेश। कौन सा होता है, ऋण आवेश, ठीक। इसे कहते हैं बेटा कौन सा, इसे कहते हैं निगेटिव चार्ज, ठीक, निगेटिव चार्ज। इसको शो करते हैं बेटा ऐसे साइन से, इसको शो करते हैं इस तरीके से साइन से, मतलब इसको शो करते हैं प्लस साइन से और इसको माइनस साइन से, ठीक है। अब हम ये देखते हैं बेटा कि जो दो आवेश होते हैं इनमें कुछ बल लगता है बेटा, ठीक है। तो क्या बल लगता है वो समझिए। तो बेटा ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और ये कौन सा है, निगेटिव, ठीक। तो अगर बेटा दोनों एक जैसे चार्ज है, कैसे चार्ज है, एक जैसे, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इनमें बेटा लगता है प्रतिकर्षण,
क्या लगता है? प्रतिकर्षण बल। ठीक। अच्छा बेटा, अलग अलग चार्ज है, प्लस और माइनस, तो इनमें क्या लगता है बेटा? इनमें लगता है आकर्षण बल। कौन सा लगता है? आकर्षण। ठीक, तो ध्यान रखेंगे बेटा, प्लस प्लस में क्या लगता है? प्रतिकर्षण। माइनस माइनस में क्या लगता है? प्रतिकर्षण। और प्लस माइनस में क्या लगता है? आकर्षण बल। ठीक है। अच्छा, हमें कैसे पता चला बेटा कि प्लस प्लस में प्रतिकर्षण लगेगा, माइनस माइनस में प्रतिकर्षण लगेगा? ठीक है, या प्लस माइनस में क्या लगेगा? आकर्षण। ठीक, तो इसके लिए बेटा जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसे कहते हैं फ्रैंकलिन के प्रयोग। ठीक, उन्होंने क्या किया, एक छड़ ली थी बेटा किसकी? कांच की। ठीक है, और एक छड़ किसकी ली थी? आबनूस की, उनके प्रयोग में। ठीक है, तो एक छड़ उन्होंने किसकी ली? कांच की, और एक किसकी ली? आबनूस की। कांच की छड़ को बेटा उन्होंने रगड़ दिया, किससे? किससे रगड़ा? रेशम के कपड़े से। ठीक है, और आबनूस की छड़ को बेटा उन्होंने रगड़ा था किससे? बिल्ली की खाल से। ठीक है, तो कांच की छड़ को रगड़ दिया किससे? रेशम के कपड़े से, और आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से। फिर उन्होंने क्या किया, दो कांच की छड़ें लटकाई, तो बेटा वो कहाँ जा रही थी? दूर की तरफ। कहाँ हट रही थी? दूर की तरफ। ठीक है, और जब उन्होंने कौन सी दो आबनूस की छड़ें लटकाई, तब भी वो कहाँ हट रही थी? दूर। ठीक है, और जब उन्होंने एक कांच की और एक आबनूस की छड़ लटकाई, तो वो एक दूसरे कहाँ आ गई? पास की तरफ। कहाँ आ गई बेटा? पास की ओर। ठीक है, तो इससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि सेम चार्ज के बीच में क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल, यानी कि वो दूर भागेंगे, और अपोजिट चार्ज के बीच में क्या लगेगा? आकर्षण बल, यानी कि वो पास है। ठीक है, अब इनको याद कैसे रखोगे बेटा? तो ये दोनों कैसे चार्ज है बताओ? एक जैसे कि अलग अलग? बोलो, एक जैसे कि अलग अलग? अलग अलग है। ठीक है, कैसे आवेश है बेटा? अलग। ठीक है, अलग अलग है बेटा। कैसे आवेश है? अलग अलग। तो अलग अलग में क्या आ रहा है बेटा? आ। सही है, सबसे पहला वर्ड क्या है बोलो? आ। तो आ का मतलब क्या है? आकर्षण। क्या है? आकर्षण। ठीक है, तो बेटा अलग अलग आवेशों के बीच क्या लगता है? आकर्षण। और एक जैसे आवेशों के बीच में क्या लगता है? प्रतिकर्षण। बात समझ में आ गई? ठीक, तो इतना आपको समझ में आ गया। नोट करिए बेटा इसे फटाफट, लिखिए। ठीक है, तो नोट कर लिया बेटा, इरेज करें इसे। ठीक, इसके बाद हम समझते हैं बेटा एक और टॉपिक, मूल कण। क्या होता है बेटा? मूल कण। ठीक, मूल कण को बेटा इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है, ज्यादा कण है तो फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक, अब मूल कण क्या होते हैं वो समझिए। अच्छा आप बेटा, आप लोगों ने कक्षा 10 में या कक्षा 12 में जिन्होंने बायोलॉजी ली होगी तो उन्हें पता होगा कि बेटा शरीर की मूल इकाई क्या होगी? बताओ, क्या होगी शरीर की मूल इकाई? ठीक, तो आपने पढ़ा होगा बेटा कि शरीर की मूल इकाई क्या होती है? कोशिका। ठीक, अच्छा कोशिका को ही हम शरीर की मूल इकाई क्यों कहते हैं, और किसी क्यों नहीं कहते हैं? सोचो जरा, दिमाग लगाओ। कोशिका को ही मूल इकाई क्यों कहते हैं? ठीक, अब समझाते हैं बेटा कि मूल आखिर क्या होता है। ठीक है, जैसे बेटा हमारे पास कोई भी वस्तु है, उसके हम छोटे 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 पार्ट्स करते जाएं। ठीक, तो बेटा जहां से उसके पार्ट्स होना बंद हो जाएंगे, ठीक है, वही उसकी क्या निकलेगी? मूल चीज निकलेगी। क्या निकलेगी? मूल। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है बेटा? किससे मिलकर बनी है बताओ? बायोलॉजी में पढ़ा होगा। किससे? अंग तंत्रों से। बिल्कुल सही, किससे मिलकर बनी है? अंग तंत्रों से। ठीक है, किससे मिलकर बनी है बताओ? अंग तंत्रों से। ठीक, अच्छा अंग तंत्र किससे मिलकर बने हैं बेटा? अंग तंत्र किससे मिलकर बने हैं? तो अंग तंत्र मिलकर बनते हैं किससे? अंगों से। बिल्कुल सही, किससे मिलकर बनते हैं बेटा? अंगों से। ठीक है, और अंग किससे मिलकर बनते हैं? अंग मिलकर बनते हैं बेटा किससे? ऊतकों से। ठीक है, और ऊतक किससे मिलकर बनते हैं बेटा? कोशिका से। ठीक है, अच्छा कोशिका किससे मिलकर बनती है? किसी से नहीं। ठीक है,
तो बेटा कोशिका किसी से मिलकर नहीं बनती है, मतलब कोशिका से नीचे हम डिवाइडेशन यानी पार्ट्स नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब कोशिका ही कौन सी इकाई है बेटा, मूल इकाई। ठीक है, इसी प्रकार मूल कण क्या होते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी पदार्थ है, ठीक, उस पदार्थ को हम क्या करें, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करें। ठीक है, उस पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करें, विभाजित करें। तो जब बेटा किसी पदार्थ को छोटे टुकड़ों में विभाजित करते हैं तो सबसे पहले पदार्थ बताओ किससे मिलकर बना है, अणुओं से। ठीक है, अणु किससे मिलकर बना है बेटा, परमाणुओं से। ठीक है, परमाणु किससे मिलकर बने हैं बताओ, परमाणु किससे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सही है, तो बताओ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किससे मिलकर बने हैं बेटा, किसी से नहीं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है, मूल कण। क्या है, मूल कण। ठीक है, तो बेटा मूल कण क्या होते हैं जरा बताओ, यानी कि वे कण जिनका निर्माण किसी भी अन्य कण से मिलकर ना हुआ हो, वे कण जिनका निर्माण किसी भी अन्य कण से मिलकर ना हुआ हो मूल कण कहलाते हैं। ठीक है, वे कण जिनका निर्माण किसी भी अन्य कण से मिलकर ना हुआ हो मूल कण कहलाते हैं। ठीक है, तो बेटा बहुत ही सिंपल इसकी परिभाषा लिखते हैं। ठीक, कौन से कण बेटा, मूल कण कौन से होते हैं, वे कण। कौन से कण, वे कण जिनका निर्माण, वे कण जिनका निर्माण, वे कण जिनका निर्माण किसी किसी अन्य कण, वे कण जिनका निर्माण किसी अन्य कण से मिलकर, वे कण जिनका निर्माण किसी अन्य कण से मिलकर ना हुआ हो, वे कण जिनका निर्माण किसी, वे कण बेटा जिनका निर्माण किसी अन्य कण से मिलकर ना हुआ हो मूल कण, मूल कण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, मूल कण। ठीक, मूल कण कहलाते हैं। जैसे जैसे भी बताया था बेटा आपको, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कोमा प्रोटॉन, ठीक, तथा न्यूट्रॉन। ठीक, तथा न्यूट्रॉन आदि। ठीक है बेटा, मूल कण क्या होते हैं बताओ, वे कण जिनका निर्माण किसी अन्य कण से मिलकर ना हुआ हो, वे कण जिनका निर्माण किसी अन्य कण से मिलकर ना हुआ हो मूल कण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अब बेटा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कितना इसका मास होता है, प्रोटॉन क्या होता है, कितना इसका मास होता है, और न्यूट्रॉन इसका मास, इनका आवेश क्या क्या होता है बेटा, और इनकी खोज किसने की थी। ठीक है, इस बात को समझेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, किसको समझेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। ठीक, उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, और यदि ये लेक्चर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।